बढ़िया टेस्ट है। लाखों रुपए कमा सकते हैं आप इस कैश क्रॉप से। बहुत ही कमाल की ये फसल है, कम से कम खर्चा है, कम से कम मेहनत है और तगड़ा मुनाफा है दोस्तों। पपीते के फार्म पे मैं आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारा पपीता हार्वेस्टिंग हो चुका है। अगर इसका मार्केट आपको तगड़ा मिल गया तो बहुत तगड़ा पैसा आपको हो सकता है। सही टाइम पे इसका प्लांटेशन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा आपको उत्पादन देगी और ज्यादा से ज्यादा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पपीते की खेती में फीमेल और मेल ये दो चीजें होती है। ये होता है फीमेल जो पपीता देता है, इसमें मेल भी लगते हैं पॉलिनेशन के लिए। 1-2% अगर मेल होंगे आपके फार्म में तो उतने काफी होते हैं। हार्वेस्टिंग करते समय आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको आप ऐसे बस सिंपल निकाल सकते हैं। ये देखिए निकल गया। अब इसको जो है पेपर से केवल रैप किया जाता है। रैप करके क्रेट में भर के उसको मार्केट में भेजा जाता है। लैंड प्रिपरेशन अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने अगर यहाँ पे गलती कर दिया तो हम लंबे समय तक फसल नहीं चला पाएंगे। पपीते की खेती के लिए वैरायटी के अनुसार अंतर रखना चाहिए। 2 ड्रिप इरिगेशन है। ये देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। दोनों साइड से ड्रिप रहनी चाहिए। दोनों साइड से फर्टिगेशन जाएगा, दोनों साइड से फर्टिलाइजर लगेगा। इरिगेशन 50% रोल निभाता है हर फसल में। किसी किसी फसल में 70%, 80% रोल निभाता है। अगर ऊपर 30-40 किलो पपीता लगा है, हवा आगे तो गिर जाता है। तो इसके लिए अगर हम बेड को ऊंचा बना ले यहाँ तक और यहाँ पे हम प्लांटेशन कर ले और तो जड़ें ऐसे बढ़े लगेगी इसकी, तो ये मजबूत हो जाएगा पहले 3-4 महीने में। फसल के मेन स्टेम पे जड़ के पास में सड़न लगती है और सड़न से फसल खराब हो जाती है। तो यहाँ पे बोर्डो पेस्ट नहीं लगाया गया था ठीक से, तो इसकी वजह से सड़ गया और खराब हो गया। अगर मैं इसको ये मोड़ता हूँ तो ये देखिए मुड़ गया। ये देखिए सड़न यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको यही दिक्कत है, एक तो सड़न लगती है, नीचे से इल्ली लगती है। ये देखिए कितना इसमें लगा है, ऊपर अभी फूल भी लग रहे हैं। एक प्लांट कम से कम आपका उत्पादन देता है 50 किलो दोस्तों। जी हाँ, ये गया आपका 20 रुपए से एवरेज रेट, तो 10 लाख रुपए हो गया। और ये 30 रुपए से गया तो 15 लाख रुपए हो जाएगा। 1 एकड़ में दोस्तों लाखों रुपए कमा सकते हैं आप इस कैश क्रॉप से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की ये फसल है। ये देखिए यहाँ पे 1 एकड़ का प्लांटेशन हो चुका है। कम से कम खर्चा है, कम से कम मेहनत है और तगड़ा मुनाफा है दोस्तों इस फसल में। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथ में 2 प्लांट है और ये पपीते के प्लांट है। और यहाँ भी आप देख लीजिए एक बार क्या कमाल की ग्रोथ हुई है 1 महीने के अंदर। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया है, इसीलिए ये फसल अच्छी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पपीते की फसल कैसे ग्रो की जाती है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा आपको उत्पादन देगी और ज्यादा से ज्यादा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, कौन से सीजन में लगाना है, अंतर कितना रखना है, ये मल्चिंग पेपर क्यों है, इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन क्यों डाला जाता है, कैसे पानी दिया जाता है, इसमें वायरस कैसे कंट्रोल किया जाता है, और पर प्लांट उत्पादन कितना देता है, और पर एकड़ खर्चा कितना होता है, और पर एकड़ आप कितना कमा सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक आपने हमारे इंडियन फार्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए पूरी जानकारी लेते हैं हम इस कैश क्रॉप के बारे में। 11 महीने का फार्म है और पपीते के फार्म पे मैं आया हूं। यहाँ पे बहुत सारा पपीता हार्वेस्टिंग हो चुका है और ऊपर अभी सेटिंग चालू है, फ्लावरिंग चालू है और पपीता लगते हुए जा रहा है। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट करने की वजह से पॉसिबल हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अभी देखिए मैं एक पपीता जो है हार्वेस्ट भी करता हूँ और हार्वेस्ट करके हम थोड़ा सा इसको ना कट करके भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे कट करता हूँ तो ये पेड़ पे ही पक गया है। एक्चुअली ये जल्दी ही हार्वेस्टिंग करना चाहिए था, लेकिन मैं हार्वेस्टिंग के मुद्दे में आपको ये चीज़ भी बताऊंगा। ये देखिए ये दोस्तों अभी ये देखिए कैसा बढ़िया है और इसमें सीड भी है। और ये सीड के बारे में भी बताऊंगा कि कभी कभी इसमें सीड नहीं दिखते, उसकी भी एक वजह है, वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। जितना मैंने सीखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा खा के देखता हूँ, बढ़िया टेस्ट है। लो भाई, पहली चीज तो ये है दोस्तों कि पपीते की शुरुआत कहाँ से हुई। दक्षिण मेक्सिको और मध्य अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि वहाँ का ये मूल ओरिजिन है दोस्तों। उसके बाद जो है फिलीपींस से इंडोनेशिया होते हुए हमारे देश में ये पपीता आया 16वीं सदी में, और तब से हमारे देश में जो है पपीता लगाया जा रहा है 16वीं सदी से। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में जो है पपीता की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। लेकिन उसके अलावा जो है कई सारे राज्यों में अगर देखा जाए तो लगभग सारे राज्यों में थोड़ा थोड़ा पॉकेट से अलग अलग वहां पे इसकी खेती की जाती ही दोस्तों है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा अगर छोटा सा खेत है तो उस खेत में जो है एक प्लांट तो कहीं ना कहीं रहता है। जैसे केले का होता है वैसे पपीते का होता है। अगर इसका मार्केट आपको तगड़ा मिल गया तो बहुत तगड़ा पैसा आपको हो सकता है। अब इसको जो है वातावरण जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी कि
उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों वातावरण इसको दोस्तों चल जाते हैं, यानी कि ये सब वातावरण में आ जाता है लगभग। तो इसको उगाने के लिए आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्लाइमेट वाइज अगर देखा जाए तो साल भर आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही टाइम पे इसका प्लांटेशन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं कि सही टाइम कौन सा है जिस टाइम में ग्रोथ अच्छा करेगा। अगर आपने टाइम गड़बड़ कर दिया तो वहां पे ग्रोथ में आपको प्रॉब्लम आएगा, मोर्टेलिटी प्लांट्स में ज्यादा हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा, टेम्परेचर का कोई इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। 15-16 टेम्परेचर से लेके 35-40 टेम्परेचर तक ये आ जाता है, लेकिन ज्यादा ठंडी जहां पे है 7-8 या माइनस टेम्परेचर है, वहां पे इसकी खेती करना थोड़ा सा नामुमकिन है, क्योंकि इसको जो है धूप लगती है, थोड़ा ठंड भी लगता है। तो और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि सॉइल कैसी चाहिए। इसको 6 से 7 पीएच चाहिए। सॉइल ऐसी चाहिए जहां पे पानी ना पकड़े, पूरा पानी खेत से बाहर निकलना चाहिए। पानी पकड़ लिया तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टेम ये सड़ने लगता है यहाँ पे, और सड़ जाता है तो पूरा पोल खराब हो जाता है और गिर जाता है ये। और ये मजबूत पोल अगर बना तो 1.5 साल तक ये फसल चलती है दोस्तों। 1.5 साल आप इसको चला सकते हैं। लगाने के बाद ये 7 महीने के बाद हार्वेस्टिंग इसका चालू हो जाता है। 7 महीने से लेके उसके बाद आप जितना अच्छा इसको ग्रो करते हैं, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना अच्छा ये आपको उत्पादन देगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। और सीढ़ी से भी आपको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा तो ऐसे होता है दोस्तों। बस सबसे पहले जब भी पपीता लगाने का ट्राई करेंगे तो आपके जमीन का जो है सॉइल टेस्टिंग आप जरूर कीजिएगा। सॉइल टेस्टिंग इसलिए करना है क्योंकि इस पपीते के खेती के लिए जो है ऑर्गेनिक कर्व अच्छा लगता है, यानी कि जो आप सॉइल टेस्टिंग करेंगे वहां पे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, ये प्राइमरी न्यूट्रिशन होते हैं। सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग होते हैं, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो टोटल न्यूट्रिशन जो है आपकी ज़मीन में अच्छे है कि नहीं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कर्व आपका अच्छा है कि नहीं। ऑर्गेनिक कर्व यानी कि आपकी ज़मीनता की जैविक क्वालिटी क्या है वो बताते हैं आपको। तो ये सारा आपको चेक करना पड़ेगा और तब जाके आपको पपीते की खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये वाला फार्म है ना, यहाँ पे 1 एकड़ में अभी तक 40-45 टन हार्वेस्टिंग हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे नीचे बहुत पपीता लगा था, नीचे वाले सेक्शन में, अभी ऊपर भी लग रहा है, लेकिन जितना उनको चाहिए था उतना हार्वेस्टिंग अभी तक हो चुका है। अच्छा खासा रेट भी मिला और अच्छा खासा उन्होंने पैसा भी कमाया है। मैंने आपको दोस्तों कहा कि इस फसल को आप 12 महीने ले सकते हैं, लेकिन इस फसल को लगाने से पहले आपका मार्केट रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास अगर पपीता बिक नहीं पाता है, वैसा मार्केट नहीं है, वैसी डिमांड नहीं है, तो पपीते की खेती मत कीजिएगा। पहले आपके पास के मार्केट में जाइए, वहां पे व्यापारियों के नंबर लीजिएगा, उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातचीत कीजिए कि पपीता आप लेते हैं कि नहीं, साल भर मार्केट भाव क्या रहता है, कैसे रहता है, उनसे पूरी जानकारी आप पहले लीजिएगा। नहीं तो डायरेक्ट कूद जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको रेट नहीं मिलेगा, आपका पपीता बिक नहीं पाएगा आसपास के मार्केट में, तो समस्या है और दूर नहीं भेज सकते। ये फसल ऐसी है दोस्तों, इसको ज्यादा दूर तक आप ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं ले जा सकते। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वाली वो ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी चाहिए ठंडा रख के ले जाने के लिए, और उतना इसमें पैसा फिर नहीं मिल पाएगा आपका, वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आपके पास में पहले ये बिकता है कि नहीं वो मार्केट में जाके देखिएगा, व्यापारी से पूछिएगा, समझिएगा, फिर लगाने के लिए आइएगा। अब लगाते टाइम जो है 12 महीने आपको मैंने बोला, लेकिन कुछ महीने हमें स्किप करने हैं। कौन सा महीना स्किप करना है? मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में हमें पपीता नहीं लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है हमारे पूरे भारत देश में। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो ये पपीता वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, और इसका ये जो स्टंप है पीछे वाला, ये अच्छा नहीं बन पाता है। तो मत लगाइएगा, अवॉइड कीजिएगा। जून से लेके जनवरी तक आप कभी भी लगाइएगा दोस्तों, पपीता के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ, जून जुलाई में मार्केट पपीता को अच्छा रहता है। तो अगर आपका पपीता आपको जून जुलाई अगस्त में बेचना है तो आपको दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में, इस टाइम पे प्लांटेशन करना पड़ेगा। और इस टाइम का वेदर जो है पपीते के लिए अच्छा होता है, तो ये बेस्ट रहेगा। वैसे भी दोस्तों ऐसा मार्केट कोई फिक्स नहीं है कि जून जुलाई में रहता है, कभी भी मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन आप अगर 1 एकड़ कर रहे हैं तो आधा एकड़ जो है दोस्तों आप जून जुलाई में लगाइए और आधा एकड़ जो है दिसंबर में लगाइए, तो आपका रोटेशन चलता रहेगा और वो बिकेगा भी अच्छा। तो ये दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि आपको एक टाइम पे 4 एकड़ 5 एकड़ ऐसे करने से अच्छा है 2 हिस्सों में हम उसको बांट लेंगे, और उस हिसाब से अगर हम मार्केट का प्लानिंग करते हैं और वैसे हम प्लांटेशन करके आगे का प्लान करते हैं तो हम सक्सेसफुल होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। पपीते की खेती करते समय सबसे बड़ी रिस्क होती है दोस्तों वैरायटी सिलेक्शन में, यानी कि कौन सी पपीते की वैरायटी आप लगा रहे हैं। इसमें अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कंपनियां हैं जो पपीते के सीड्स बनाते हैं और वो सीड से जो है प्लांट बनाया जाता है। दोस्तों पपीते की खेती में टिश्यू कल्चर से भी प्लांट बनता है और सीड से भी बनता है। सीड से यानी कि इसके अंदर जो है 6-7 महीने आगे का जो पपीता होता है उसको लिया जाता है, सुखाया जाता है, उसको साल भर सुखा के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके
करके उस सीड से जो है प्लांट बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों टिश्यू कल्चर में भी अभी लेटेस्ट में बनने लगे हैं। तो आपको देखना है कि आपके पास में जो नर्सरी है वो बेस्ट है कि नहीं, वहां पे उस नर्सरी का पपीता कौन से किसान के पास गया है और वहां पे कैसा उत्पादन आ रहा है वो आपको चेक करना है। नहीं तो नर्सरी में नर्सरी बन रही है, आप लेके आ रहे हैं और वो फिर लगा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि उसमें पपीता ही नहीं लग रहा है। दोस्तों पपीते की खेती में फीमेल और मेल ये दो चीजें होती है। ये होता है फीमेल जो पपीता देता है, इसमें मेल भी लगते हैं पॉलिनेशन के लिए। 1-2% अगर मेल होंगे आपके फार्म में तो उतने काफी होते हैं। यहाँ पे भी 2-3% यहाँ पे मेल है, वो पॉलिनेशन के लिए लगते हैं दोस्तों, और वो चाहिए। लेकिन ज्यादा फीमेल्स आ गए तो उसमें फल नहीं लगेगा, तो वो हमें पता नहीं चलेगा। ऊपर से उसके ऊपर लिखा भी नहीं होता है कि मेल हूं मैं फीमेल हूं, कोई भी नहीं बता सकता। वो बस ऐसा है कि जहां नर्सरी से आप ले रहे उनको आइडिया होता है कि वो बनाते रहते हैं। तो अब हम जब वैरायटी का सिलेक्शन करते तो हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। अब मेरे पास में ये जो है बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है दोस्तों, ये 15 नंबर वैरायटी। इसमें वायरस भी कम आता है और ये ज्यादातर महाराष्ट्र में दोस्तों चलती है वैरायटी, क्योंकि ये महाराष्ट्र में ही म्यूटेशन से बनी हुई वैरायटी है। 15 नंबर लोकल की वैरायटी है और हमारे यहाँ लोकल में बहुत चलती है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर है तो महाराष्ट्र में किसी नर्सरी से कांटेक्ट कीजिए और उनसे ये 15 नंबर वैरायटी लीजिए। इसके अलावा दोस्तों रेड लेडी ताइवान 786 जो वैरायटी है दोस्तों, वो काफी पुरानी वैरायटी हो चुकी है, लेकिन वो वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो वैरायटी में जो है डिसीज पेस्ट का अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पे आपको उस वैरायटी में ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अभी लेटेस्ट में जो अच्छी वैरायटी चल रही है आइसबेरी, ऑस्ट्रेलियन आइसबेरी, ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये मार्केट में इसका साइज भी बहुत ही अच्छा होता है, दिखने में भी लाजवाब है और खाने में भी बहुत अच्छी है दोस्तों, और उस वैरायटी के ऊपर वायरस का अटैक भी बहुत ही कम है। इसके अलावा दोस्तों मैं और वैरायटी आपको बताता हूँ, ग्रीन बेरी, ये भी मार्केट में अच्छी चल रही है। रेड बेबी, वीएनआर सीड्स की अमीना, उसके बाद EXP 15, ऐसे दोस्तों मैंने अभी 6-7 वैरायटी आपको बताई। ये वैरायटीज आप आपके खेत में लगा सकते हैं, लेकिन आप जहां से लेके आ रहे हैं वो ट्रस्टेड नर्सरी है कि नहीं, ये आपको देखना है। क्योंकि अगर वहां से ही गड़बड़ आपका नर्सरी आ गया तो फिर बवाल है दोस्तों, क्योंकि उत्पादन आपका उतना नहीं निकल पाएगा। आप जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे कि मेरे खेत में पपीता अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा सेटिंग क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा उत्पादन क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा उत्पादन लाने के लिए आपको प्लांट ही अच्छा होना चाहिए। अगर प्लांट अच्छा तो उत्पादन अच्छा, और उत्पादन अच्छा तो इस कैश क्रॉप में आपको पैसा अच्छा। दोस्तों ये फ्रूट है, फ्रूट को लगाने के लिए भी बहुत प्रिकॉशन हमें लेने पड़ते हैं। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा ऐसे उत्पादन लेने के लिए आपको क्या क्या करना है। पपीते की खेती हम 1.5 साल तक करने वाले होते हैं, यानी कि लंबे समय तक ये फसल हमारे जमीन में रहती है। तो इसके लिए हमें लैंड प्रिपरेशन अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने अगर यहाँ पे गलती कर दिया तो हम लंबे समय तक फसल नहीं चला पाएंगे। यहाँ पे 1 एकड़ का अभी प्लांटेशन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अंतर जो रखा गया है वो है 8x5 रखा गया है। अंतर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जब आप लैंड प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो आपके खेत में आपको डीप प्लाव चलाना है। प्लाव चलाने के बाद उस जमीन को 1 महीना 2 महीना धूप लगने देना है, ताकि उसके अंदर जो भी कोशावस्था में कीड़े वगैरह है वो नष्ट हो जाएंगे पूरे। उसके बाद आपको गोबर का खाद लाना है, पूरा प्रॉपर सड़ा हुआ। डायरेक्ट आपको उठा के नहीं लाना है, सड़ा हुआ लाना है, ताकि वो कंपोस्ट हुआ होगा तो आपके जमीन के लिए टॉक्सिक नहीं है। अगर डायरेक्ट तैयार लाते हैं तो वो बहुत ही टॉक्सिक है, आपके जमीन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रति एकड़ आपको 5 ट्रॉली लाना है। वहां पे 5 ट्रॉली अगर 5,000 से मिला तो 25,000 के आसपास, और छिड़कना विड़कना 6,000, यानी कि 30,000 के आसपास आपका 1 एकड़ के लिए गोबर का खाद लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लाव चलाने के बाद वो गोबर का खाद पहले छिड़क लेना है। जमीन को धूप लगने के बाद गोबर खाद छिड़क लेना है। उसके बाद रोटर चला के उसको मिक्स कर देना है। जब आप पपीते की खेती करते हैं उसके पहले आपको 2 महीना प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो साल भर स्टडी करते हैं, तो क्यों ना दोस्तों कि पपीते की खेती हम कर रहे हैं तो केवल 2 महीना तो पहले स्टार्ट हम कर सकते हैं। आया दिमाग में और तुरंत कर दिया, ये बहुत गड़बड़ करता है फार्मिंग में। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग हमें चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि अचानक से दोस्तों दिमाग में आता है कि चलो पपीता लगाना है, प्लांट्स खाली है, प्लांटेशन कम दिख रहा है, इधर उधर देख लिया, तुरंत लगाने के लिए चक्कर में पड़ जाते हैं। वैसा मत कीजिएगा प्लीज, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब हम लैंड प्रिपरेशन, मैंने आपको बताया कि रोटर चला के मिक्स कर देना, जमीन को एक बराबर सपाट कर लेना है। जमीन जब एक बराबर सपाट हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक लाइन से बेड बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए पपीते को भी एक लाइन से, लेकिन जैसे हम वेजिटेबल के लिए 5 फीट 6 फीट पे रखते हैं तो इसमें अंतर रहता है काफी ज्यादा दोस्तों। तो अंतर कितना रखना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। देखिए पपीते की खेती के लिए वैरायटी के अनुसार अंतर रखना चाहिए। जैसे दोस्तों ताइवान वैरायटी है, उसकी पत्ती बहुत बड़ी होती है तो उसको स्पेसिंग चाहिए। 15 नंबर वैरायटी की पत्ती ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो यहाँ पे हम 7 फीट 8 फीट इस बीच का अंतर रख सकते हैं। प्लांट टू प्लांट 5 फुट 6 फीट तक रख सकते हैं। ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक आइडियल अंतर बताऊँ तो 8-5 इस पे आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको 8-5 में प्रति एकड़ प्लांट का हिसाब निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है, प्रति एकड़ यानी कि दोस्तों 43,560 स्क्वायर फीट। ये देखिए अगर शायद दिख रहा हो तो
8 इंटू 5 करना है, ये हुआ 40। अभी क्या करना है हमें, 43,560 ये स्क्वायर फीट हमारा हुआ 1 एकड़ का, भागीले हमें डिवाइड बाय 40 से 1089 प्लांट हमारे टोटल हो जाएंगे, यानी कि 1100 में 10 प्लांट हमारे कम बैठेंगे। ऐसे ही हिसाब मारना है। अगर आपको 7-5 करना है तो एक प्लांट का ये स्क्वायर फुट हो जाएगा 35 स्क्वायर फीट, तो 1244 7-5 से आपको लगेंगे। तो आप वेजिटेबल की कोई भी फसल लगा रहे या फ्रूट की फसल लगा रहे तो या कोई भी कैश क्रॉप की खेती कर रहे तो ऐसे ही हिसाब आपको निकालना है, एक प्लांट को कितना स्क्वायर फीट के लिए जगह लगती है। जैसे दोस्तों ताइवान वैरायटी उसको 55 से 60 स्क्वायर फीट की जगह लगती है, और ये जो 15 नंबर वैरायटी इसको 45-50 स्क्वायर फीट में ये हो जाता है। एक ज़रूरी बात मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्लांट है ना ऐसे ऊपर जाता है, इसकी पत्तियां फैल जाती है। ये दूसरा प्लांट इसके बाजू में लाएंगे तो इसके ऊपर छाव आएगी, आगे पीछे होगा, वो दोनों में जो है रेस लग जाएगी, वो दिक्कत करेगा। डिस्टेंस हमें रखना है। एक प्लांट ऊपर जाएगा, दूसरे को छाव लगेगी तो दूसरा वाला डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। दिक्कत क्या है कि ये देखिए ये प्लांट है ना, इसको जब धूप लगती है ना तभी ये फोटोसिंथेसिस सिस्टम इसकी ऑन होती है। अगर धूप नहीं लगेगी तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसका अंतर भी कम से कम 5 फीट होना चाहिए और इधर का कम से कम 7 होना चाहिए। उसके अंदर नहीं आना है पपीते खेती में, ये याद रखिएगा। आप सोचेंगे कि मैं 1500 प्लांट लगाता हूँ, 1800 लगाता हूँ, 2000 लगाता हूँ, हाथ में कुछ नहीं लगेगा, वो दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों वैसा मत कीजिएगा। सीधा बताता हूँ आपको, ये डिस्टेंस का मामला बहुत ही जरूरी है। आगे भी और भी चीजें हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस रख लिया। पहली चीज तो आप तो एक मार्किंग कर लीजिए 8-5 के हिसाब से पूरे खेत में, या तो आप ड्रिप इरिगेशन सीधा बिछा दीजिए। अब ड्रिप इरिगेशन कौन सा और कैसे बिछाना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ड्रिप इरिगेशन है। ये देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ड्रिप इरिगेशन अगर बिछा के भी बेड मारते हैं तो ये ड्रिप इरिगेशन बेड के अंदर चली जाएगी, फिर इसको आप उठा के ऊपर ले सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन बिछाने के बाद आपका काम क्या हो जाएगा कि आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार मार्किंग करेंगे, उसके ऊपर बेड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर ड्रिप बिछाएंगे। उससे अच्छा जो मार्किंग के लिए लेबर लगने वाले हैं वही सीधा ड्रिप बिछा लो, वहीं पे मार्किंग हो जाएगा और वहीं पे आप मिट्टी उठा लो। अब यहाँ पे 2 ड्रिप इरिगेशन क्यों इस्तेमाल हुए दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा प्लांट है, इसको दोनों साइड से ड्रिप इरिगेशन लगती है, इधर से भी लगती है और इधर से भी लगती है। अगर ड्रिप इरिगेशन एक ही साइड से आप बिछाएंगे और पानी छोड़ देंगे, इधर पानी नहीं जाएगा बेड से, इधर आएगा और इधर की जड़ें ग्रो करेगी, और जब हवा चलेगी तो इधर से पकड़ नहीं लगेगी पौधे को, ये पौधा इधर साइड में गिर जाएगा, इधर साइड में गिर जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग समझते नहीं है, बोलते क्या होगा, अरे बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होगी, तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। दोनों साइड से ड्रिप रहनी चाहिए, ये याद रखिएगा। दोनों साइड से फर्टिगेशन जाएगा, दोनों साइड से फर्टिलाइजर लगेगा। फल की खेती कोई भी आप कीजिए, अंगूर कीजिए, पपाया कीजिए, आम कीजिए या अनार कीजिए, दोनों साइड से ड्रिप इरिगेशन चाहिए, क्योंकि इसको लंबे समय तक आपको चलाना होता है। तो दोनों साइड से ड्रिप इरिगेशन जाने के बाद जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है, जमीन में मॉइस्चर अच्छा रहता है, फेवरेबल कंडीशन रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ड्रिप इरिगेशन कौन सा, आउटलाइन या इनलाइन? मैं कहूंगा जमीन का अच्छा मॉइस्चर मेंटेन रहने के लिए इनलाइन इस्तेमाल कीजिए। अब इनलाइन यानी कि क्या होता है, मैं एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा लाया था। ये होती है इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। इनलाइन ड्रिप इरिगेशन यानी कि एक पाइप होता है छोटा सा दोस्तों, उसके अंदर ये बटन होता है और ये बटन से पानी गिरता है। 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 2 लीटर ऐसे पानी गिरता है। ये 16 mm का पाइप है, इसमें 16 mm और 20 mm दोनों ही इस्तेमाल आप कीजिएगा। अगर आपकी लाइन लंबी में 200-250 फीट तक है तो 16 mm इस्तेमाल कीजिएगा। 250 फीट के ऊपर है तो आप 20 mm का पाइप इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें ISI और नॉन ISI आता है। ISI लेंगे आपको 1 एकड़ के लिए 40-45 हज़ार आपको लगेगा, नॉन ISI के लिए 15 से 20 हज़ार के आसपास आपको लगेगा। अब आपको आपका पानी का मोटर का डिस्चार्ज कितना है, आपकी लाइन कितनी लंबी है, 1 एकड़ में कितने बटन आएंगे, वो कैलकुलेशन करना है। 1 एकड़ में कितने ऐसे बटन आएंगे, अगर 4 लीटर का बटन है और 1 एकड़ में आपके लगभग 1.25 फीट पे 7-7.5 हज़ार बटन आ रहे हैं तो 7-28 हज़ार लीटर का आपका मोटर का डिस्चार्ज होना चाहिए। यानी कि जो पानी आपके कुएं से आ रहा है, कुआं इस खेत के पास में हो या 2 किलोमीटर से दूर से हो, उसमें कौन सी मोटर, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कितना पानी मार रही है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो 30 हज़ार लीटर पानी मार रही है और आपकी रिक्वायरमेंट है 28 हज़ार तो कवर हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट है 40 हज़ार और पानी दे रही है पीछे से 30 हज़ार तो 4 लीटर पर घंटा नहीं गिरेगा, ये प्रति घंटा 4 लीटर गिरता है दोस्तों। तो ये एक्यूरेट गिराने के लिए और एक बराबर पानी गिराने के लिए आपको मोटर का प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 फीट इधर है, 200 फीट उधर है, तो 16 mm का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है, बीच में ही सब लाइन डाल दिया है। सब लाइन यानी क्या होता है कि कुएं से हमारे जो मेन पाइप आता है वो 3 इंची का, 4 इंची का होता है, और ये खेत में जो बिछाया जाता है 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची का होता है। वो डिपेंड करता है आपके कुएं से कितने इंची का आ रहा है। अगर कुएं से 4 इंची का आ रहा है तो यहाँ पे 3 इंची का बिछाया जाएगा। अगर कुएं से 3 इंची का आ रहा है तो यहाँ पे 2.5 इंची का बिछाया जाएगा या 2 इंची का बिछाया जाएगा। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए सीधा जो है एक बीच से पाइप बिछाया और बीच से पाइप बिछा देने के बाद इसको यहाँ पे बीच में कनेक्ट किया है। ये देखिए, ये एक पाइप, ये एक पाइप, एक प्लांट के लिए 2 पाइप यहाँ से सीधा गया है, इधर भी 2 गया है, यहाँ से डिवाइड किया है, आधा पानी इधर, आधा पानी इधर। आपका 2 एकड़ 3 एकड़ है तो प्लॉट्स बनाने पड़ेंगे आपके मोटर के अनुसार। आपकी मोटर 10 HP की है तो एक टाइम पे 2-2.5 एकड़ को आप पानी दे सकते हैं, लेकिन आपकी मोटर 3 HP 5 HP की है तो आप 1 एकड़ को ही पानी दे सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में सीखिए दोस्तों। ड्रिप इरिगेशन का नॉलेज हमारे किसानों को बहुत कम है। मैं तो
गला फाड़ के बताने की कोशिश करता हूँ हर जगह पे कि पानी एक बराबर गिरना चाहिए, मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फसल ग्रोथ अच्छी नहीं करेगी। जो आप फर्टिलाइजर्स देंगे वाटर सोल्यूबल वो भी अच्छे नहीं लगेंगे और वो फेवरेबल कंडीशन उसके लिए नहीं रहेगा नीचे। तो ड्रिप इरिगेशन, दुकानदार के पास जाइए, मैंने जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही है दुकानदार के पास जाइए, उसको आप यहाँ पे लेके आइए खेत में, आपका खेत, मोटर, पाइपलाइन सब उसको दिखाइए और ड्रिप इंजीनियर से आप पूरा सिस्टम बना के लीजिए और फिर बिछाइएगा और फिर खेती कीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे फंस सकते हैं। ये बेसिक आपका क्या बोलते हैं फाउंडेशन है। जैसे हम जॉब करने के लिए कक्षा 1 से ग्रेजुएशन करते हैं, फिर डिप्लोमा, डिग्री, वैसे ही इसमें भी सब करना पड़ता है, तब जाके आपको फायदेमंद रहेगा। ड्रिप के बाद हमारा मेन पार्ट आता है बेड प्रिपरेशन। दोस्तों बहुत सारे किसान जो है सपाट पे इसको लगाते हैं पपीते को, लेकिन अगर आप सपाट पे पपीतों को लगाते हैं तो आपको बार बार मिट्टी उठाना पड़ता है। लेकिन उससे अच्छा मैं आपको कहूंगा कि आप पहले ही लगाते समय ऊंचा बेड बना लीजिए, ताकि इसकी जड़ें अच्छे तरीके से जमीन में बढ़ जाएगी और ये पकड़े रहेगा। पपीता जो है दोस्तों पोल की तरह होता है, अगर हवा आ जाए तो ऐसे गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है, ये समस्या ज्यादा आती है। तो ये पोल है मान लीजिए, और इस पोल के अगर जड़ें लंबी हो जाएंगे ऐसे, ये ऐसे जड़ें नहीं जाती सीधा, जड़ें ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। तो इसके लिए अगर हम बेड को ऊंचा बना ले यहाँ तक और यहाँ पे हम प्लांटेशन कर ले और तो जड़ें ऐसे बढ़ने लगेगी इसकी, तो ये मजबूत हो जाएगा पहले 3-4 महीने में। इसके बाद हवा कितनी भी आ जाए ये गिरेगा नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फार्म जो है अगर ऊपर 30-40 किलो पपीता लगा है, हवा आगे तो गिर जाता है। तो इसके लिए बेड बनाइएगा। बेड कैसे बनाना है, हमने पहले ड्रिप का लाइन बिछा लिया, इसमें बेसल डोज हमें डालना है, 4 बेसल डोज डालने पड़ते हैं पपीते की खेती के लिए। पहला बेसल डोज हमें मल्चिंग पेपर लगाने से पहले ही, बेड मिट्टी उठाने से पहले ही डाल देना है। ये आप बस मिक्स कीजिए और 1 एकड़ में पूरे ड्रिप के ऊपर पहले डाल दीजिए, लाइन हमने बनाया होता है। और उसके बाद आपको पावर टिलर चलाना है और पावर टिलर चला के इस बेड को जो है 1 फीट 1.5 फीट जितना ऊंचा आप बनाएंगे इस बेड को उतना बेहतर है, उतनी जड़ें बढ़ेंगी और प्लांट का ये जो स्टंप है ये मजबूत रहेगा। अभी देख सकते हैं इस प्लांट की कितनी स्टंप मजबूत है। 1 महीने का प्लांट है, कोई यकीन नहीं करेगा कि 1 महीने में इतनी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे ये देखिए, अगर ये स्टंप खोखली रहेगी दोस्तों तो ये प्लांट जो है उतना पावरफुल और उतना मजबूत नहीं रहेगा। बेड बनाने में दोस्तों आपका खर्चा हो जाएगा पावर टिलर से जो है 8 फीट के हिसाब से, यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। पावर टिलर से ही बनाना पड़ेगा। रिवर्स में जब पावर टिलर चलेगा तो मिट्टी यहाँ पे उड़ेगी और ये बेड बन जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर के रेजर से आपको बेड बनाना पड़ेगा। फिर बीच में एक बेड बनेगा, उसको मून देना है पूरा, यहाँ पे एक बेड तैयार रहेगा। मून देना यानी कि क्या है, मान लीजिए मैं सिंपल आपको बताता हूँ, आपके पास रिवर्स वाला पावर टिलर नहीं है तो ट्रैक्टर का जो रेजर होता है उससे बेड मार देना है। पूरे खेत में मार देना है, कितना, 4 फीट के हिसाब से, 4-4-4-4-4। बीच वाला हटा देना है, इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा। तो सिंपल ये भी एक तरीका है। अगर वो भी नहीं है तो फावड़ा से बना दीजिए, लेकिन बेड जरूर बनाइएगा। बेड बनने के बाद हमें ये मल्चिंग पेपर बिछाना है। अब बहुत सारे किसान कहेंगे कि मल्चिंग पेपर तो ये अंत तक नहीं चलेगा, 5-6 महीना इस्तेमाल करेंगे। 20 माइक्रोन का, कम से कम माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बढ़िया इस्तेमाल कीजिए। 1500-1600 रुपये का एक बंडल आता है, वो इस्तेमाल कीजिए। 6 बंडल लगेगा आपको। 6 बंडल का दोस्तों यहाँ पे आपका खर्चा हो जाएगा 1500 × 6, 9,000 रुपये का आपका खर्चा हो जाएगा और बिछाने का 4,000, 13-14 हज़ार रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खरपतवार आती है ना, वो आपका 20,000 ले जाएगी पहले 6 महीने में, 20 क्या 30,000 ले जाएगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे बीच में आ रहा है खरपतवार कितना, तो ये खरपतवार ट्रैक्टर से रोटर चला के यहाँ पे निकल जाएगा। 4 फीट का रोटर अगर आप चलाएंगे यहाँ पे तो ये बीच वाला खरपतवार निकल जाएगा। यहाँ पे आपको जो वीडीसाइड आता है, हर्बिसाइड आता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट के ऊपर असर होगा। कोई भी खरपतवार रिकमेंडेड नहीं है। प्लांट 5-6 फीट के ऊपर जब जाता है तो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हैं प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से इसके ऊपर वीड खत्म करने के लिए, वो भी जब हवा चालू नहीं रहती है तब। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अंत में आप नीचे से आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट जब ऊपर 5 फीट के ऊपर जाता है तो तब तक आपको बीच से ट्रैक्टर से खरपतवार निकालना पड़ेगा। अगर 2 महीने में एक बार बीच से ट्रैक्टर चलाते हैं तो रोटर का केवल 2,000 खर्चा हो जाएगा। और वही ये मल्चिंग पेपर नहीं बिछाते हैं, सारा खरपतवार रहेगा तो आपका 6 महीने का और पूरे साइकिल का कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। इसीलिए आपको दोस्तों 13-14 हज़ार खर्चा करना है। मल्चिंग पेपर बिछा लेना है, 5-5 फीट के हिसाब से एक होल लेना है। होल लेने के लिए एक जुगाड़ का इस्तेमाल करना है या किसी भी चीज़ से आप कट कीजिए, गोल बनाइए उसको, उस गोले में आपको प्लांट को लगाना है। दोस्तों इसमें क्या होता है होगा कि आप सोचेंगे कि अब हमने मल्चिंग पेपर बिछा दिया, अब हम इसको बाद में सपोर्ट कैसे देंगे। मान लीजिए पहले आपने बेड बनाते समय 1-1.5 फीट ऊंचा बेड बना लिया, तो उसके बाद आपको बेसल डोज डालना होता है। तो वो कैसे डालेंगे आप, दूसरा वाला बेसल डोज, क्योंकि पहला वाला बेसल डोज पहले महीने में, फिर तीसरे महीने में, फिर 6वें महीने में, फिर 8वें महीने में, ऐसे 4 बेसल डोज डालते हैं तो ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है। दोस्तों क्या है, ये फसल जो है बहुत खाने वाली फसल है, क्योंकि इसके ऊपर 50-50, 60-60 किलो हमें पपीता लेना है, तो इसको बेसल डोज ज़्यादा देने पड़ते हैं। वो धीरे धीरे लगते हैं,
वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इसमें बहुत कम देने हैं हमें जो देना है बेसल डोज में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहले मंथ में जो पहला हमारा जो बेसल डोज है वो यारा कॉम्प्लेक्स का 25 किलो एकड़, 12, 32, 16, 50 किलो, कंपोस्ट खाद 50 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 किलो और ह्यूमिक एसिड 10 किलो ग्रैन्यूल वाला, ये पहले बेसल डोज में हमें डालना है दोस्तों। हमें दूसरा बेसल डोज जो है तीसरे महीने में डालना है। वो कैसे डालना है, एक यहाँ पे आपको होल करना है, ये मल्चिंग पेपर के ऊपर एक इधर एक होल करना है, इधर 2 प्लांट के बीच में एक होल करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, टोटल 4 होल करना है आपको, इधर 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 इधर, ताकि सारे जगहों की जो जड़ें बड़ी हुई है उसको जो है फर्टिलाइजर मिलता रहे। दूसरा बेसल आपको देना है 3 महीने के बाद, वो है यारा कॉम्प्लेक्स का 50 kg, पॉलीसल्फेट का 25 kg, 10-26-26 का 200 किलो देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 40 kg, ह्यूमिक एसिड 10 kg और कंपोस्ट खाद 100 kg आपको देना है। सारा मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं। 10-26-26 यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। यारा कॉम्प्लेक्स में भी NPK आता है दोस्तों। पॉलीसल्फेट यानी कि आपका पोटैश की ग्रेड है, प्योर पोटैश आता है, इसको पोटैश बहुत लगता है क्योंकि इसका पोल जो है, स्टंप जो है बड़े होने के लिए पोटैश लगता है। फिर 5वें महीने में एक और हमें होल लेके वहीं पे उसके अलग जगह पे हमें देना है। तीसरा हमें बेसल देना है 14-35-14 200 kg, यारा कॉम्प्लेक्स 50 kg, कंपोस्ट देना है 200 kg, पॉलीसल्फेट 25 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 kg। और आखिरी 8वें महीने में हमें देना है 14-35-14 200 kg, पॉलीसल्फेट 75 kg, MOP 100 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट 30 kg और कंपोस्ट 200 kg। ऐसे हमें 4 बार इसमें बेसल डालना होता है ताकि हमारी फसल ग्रोथ अच्छी करे। इसमें दोस्तों ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 10,000 के अंदर ही हर एक बेसल डोज में खर्चा रहेगा। लेकिन अगर जो वाटर सोल्यूबल आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि 2 साल 1.5 साल तक आपको फसल चलानी है, ये इतने लंबे समय तक, तो आपको फर्टिलाइजर जो है तैयार फर्टिलाइजर इसमें डालने पड़ेंगे। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी मैंने 4 बेसल डोज बताए वैसे आप डालते हैं तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों आपको आखिरी के 2 बेसल डोज 6 महीने के बाद दोस्तों ये मल्चिंग पेपर को आपको निकाल देना है। बाद में खरपतवार नहीं आती है, ये जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो छांव आ जाती है, तो छांव में खरपतवार नहीं आती, खरपतवार केवल बीच में यहाँ पे आती है, सनलाइट जहाँ पे डायरेक्ट आती है तो, और फसल जब यहाँ पे जब पानी से जमीन गीला हो जाता है तभी यहाँ पे खरपतवार आती है। तो ये मल्चिंग पेपर 6 महीना बाद आप निकाल देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसल डालने के लिए आपको ईजी रहेगा। एक जरूरी बात मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, इस जमीन की जो जुताई है वो पपीता लगने के बाद 4 इंच के नीचे नहीं करनी है, क्योंकि 4 इंच के नीचे आपने जुताई की तो पपीते की जो जड़ें है वो टूट जाएगी, पपीता मजबूत नहीं रहेगा, हवा आएगी तो गिर जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। मैं अभी इसलिए सारा क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बेड का मैटर, मल्चिंग का फायदा, बेसल डोज उसी में कैसे डालना है तो मल्चिंग निकाल के डालना है, वो भी सारा क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे प्लांटेशन के बारे में बताना है, नर्सरी की कीमत बताना है, न्यूट्रिशन बताना है, फिर हमें थोड़ा बहुत हमें वाटर सोल्यूबल बहुत थोड़ा डालना पड़ता है, और मुझे खर्चा भी बताना है, प्रॉफिट भी आगे चल के बताना है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा जितना मैंने बताया उतना आपको क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में कौन सी फल की खेती ज़्यादा की जाती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 प्लांट ला के रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे प्लांटेशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 एकड़ में 8-5 से आप लगाते हैं, 8-5 40 और 10 89 प्लांट्स आपके 1 एकड़ में लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि प्लांटेशन आप कभी भी कर सकते हैं पपीता का, लेकिन जब ये नर्सरी लगाते हैं 40-50 दिन की तो ये धूप में 4-5 दिन रख के ही लगाइएगा, हफ्ता भर लगाइएगा। जब आप इसको लगाने जाते हैं तो इस पॉलीथीन को फाड़ देना है, ये देखिए गलने वाली भी आती है यहाँ पे, लेकिन अब अगर आप ऐसे फाड़ देना है, ये देखिए इसकी वाइट रूट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी है। ये कोकोपीट में बनी नर्सरी भी आती है, मिट्टी में बने भी आती हैं। आपके यहाँ पे देखिए कौन सी बेहतर है। मेरे यहाँ पे तो ये भी आती है और कोकोपीट भी आती है, और ऊपर से जो पॉलीथीन है वो गलने वाली भी आती है। ये एक प्लांट की कीमत होती है 10 रुपये से 15 रुपये। अगर आप 1000 प्लांट लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये के आसपास, 10 से 15,000 रुपये के आसपास एकड़ के लिए प्लांट का खर्चा होगा। प्लांट्स का हेवी खर्चा नहीं है दोस्तों, लेकिन जब आप प्लांट्स लाते हैं तो आपको 2-3% उसमें मेल होने चाहिए पॉलिनेशन के लिए, ये याद रखिएगा। जब भी नर्सरी से आप प्लांट्स लाते हैं तो उनको पूछ के लाइएगा। आपको पता नहीं होगा कि कौन सा मेल है, कहाँ पे लगाना, आपको सीधा लगाना होता है। जैसे अभी यहाँ पे एक प्लांट मोर्टेलिटी हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने लगाने के लिए ये प्लांट लिया है। तो सिंपल है, आपको 5-5 फीट के हिसाब से या 6-6 फीट के हिसाब से जितना भी आप वैरायटी के अनुसार डिस्टेंस रखते हैं, 7-5 के नीचे तो मत लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे फिर मैं लेता हूँ, लोग 6 पे भी लगाते हैं लेकिन 6 पे बहुत दिक्कत करता है वो। सबसे पहले तो हमें इस बेड को पानी छोड़ के 12-12 घंटा 2-3 बार ऐसे पानी छोड़ना है, इसको गीला करना है। गीला करने के बाद इसको ऐसे यहाँ पे रखना है। ऐसे रखने के बाद दोनों तरफ से ऐसे मिट्टी को खींचना है, और खींचने के बाद ऐसे हल्का सा दबा के इसको खड़ा रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे, ये मल्चिंग पेपर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ये ऐसे। और मल्चिंग पेपर 20 माइक्रोन का जो है वो भी अच्छा आप लीजिएगा। 20 माइक्रोन में जो है लाइट आर पार नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे प्लांटेशन सिंपल होता है, प्लांटेशन में ज़्यादा तामझाम नहीं है दोस्तों। जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि मॉइस्चर हमेशा, यानी कि मॉइस्चर मेंटेन हमेशा रखना पड़ता है। इरिगेशन इसको बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इरिगेशन करते समय बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा।
मल्चिंग को ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि जब जब आप बेसल डोज बाद में देंगे तो हल्का हल्का मिट्टी अगर उठा के उसको लगाते हैं तो वो ज़रूरी होगा। हल्का लगाना है, अगर आप फावड़ा से भी लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा डीप लगाने जाएंगे 4-5 इंच के नीचे तो नीचे की जड़ें टूट सकती है। और जब भी आप मिट्टी लगाते हैं तो यहाँ पे बोर्डो का पेस्ट लगाना है। ये देखिए, या तो उड़ का भी पेस्ट अलग से आता है लकड़ी का, वो यहाँ पे लेना है, लेकिन मैं कहूँगा आपको बोर्डो पेस्ट यहाँ पे लगा लीजिए। और जब आप मिट्टी इसको लगाते हैं तो यहाँ पे सड़न नहीं होगी, क्योंकि गीली मिट्टी यहाँ पे अगर लगेगी नए वाले कोमल स्टेम पे तो ये सड़ जाता है और पोल आपका गिर जाता है। अब बड़े फार्म में मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे हुआ है ऐसे गिरा हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बोर्डो पेस्ट लगाना है, तभी हमें इसको मिट्टी लगाना है। जितना मिट्टी लगाते जाएंगे सपोर्ट में लगा, यानी कि 2 बार, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है दोस्तों। कोई 3-4 बार लगाता है, मैं तो कहूँगा 6 महीने के बाद एक बार लगाइए और 8 महीने के बाद एक बार सपोर्ट लगाइए, बहुत है जो मैंने बेसल डोज लिख के दिए है वो। अब हमने प्लांटेशन कर लिया, इसके बाद ड्रेंचिंग क्या करना है। पहला ड्रेंचिंग जो है हमें वो ट्राइकोडर्मा का देना है, उसमें हमें माइकोराइजा लेना है और उसके साथ हमें लेना है BVM, बेवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम। ट्राइकोडर्मा 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, BVM 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से और माइकोराइजा 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से। अगर प्रति प्लांट अगर 50 ml पानी आप डालते हैं, 1100 प्लांट में आपको 500-550 लीटर के आसपास पानी लगेगा। 2 बैरल बना के आपको उसमें दवा मिक्स करके डालना पड़ेगा। साधारण आपका 1,500 रुपये के आसपास ड्रेंचिंग का खर्चा हो जाएगा। दूसरा ड्रेंचिंग आपको करना है 10-54-10, 2 ग्राम प्रति लीटर, उसके साथ ट्राइकोडर्मा फिर से लेना है। ट्राइको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जड़ों के ऊपर बहुत तेजी से फंगस लगता है, इसलिए ट्राइकोडर्मा आपको इस्तेमाल करना है। तीसरा ड्रेंचिंग लेना है और ये हर ड्रेंचिंग में 5 से 10 दिन का गैप रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। तीसरा ड्रेंचिंग 10-27-10 लेना है, 5 ग्राम प्रति लीटर। ये NPK है 10-27-10, जैसे 10-54-10 है। उसके बाद हमें लेना है बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम। ये इंसेक्टिसाइड है दोस्तों, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, जो हम छोड़ने के बाद जमीन के अंदर के सारे खराब जो इंसेक्ट है उनको खा जाता है, उनके ऊपर ये परत बना लेता है और उनको मार देता है। उसके साथ माइकोराइजा भी लेना है 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें। तीसरा ड्रेंचिंग हो गया। चौथे में हमें कैल्शियम लेना है हमें 5 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। माइक्रोन्यूट्रिएंट 2.5 मत लीजिएगा, 1 ग्राम लीजिएगा, बहुत हो गया। इसके बाद 5वां ड्रेंचिंग लेना है हमें 10-54-10, 5 ग्राम प्रति लीटर। उसके बाद NPK का बैक्टीरिया लेना है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश का बैक्टीरिया आता है मिक्स कॉम्बिनेशन में, वो लेना है 5 ml प्रति लीटर लेना है और वो दे देना है। प्रति ड्रेंचिंग अगर आप 10 दिन का गैप देते हैं, 7 दिन का देते हैं, मिनिमम 5 दिन का आपको गैप देना है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इरिगेशन करते रहना है। इरिगेशन में ये ध्यान देना है कि ये देखिए, इतना पानी ज़्यादा मत दीजिएगा कि कीचड़ हो जाए। ऐसे यहाँ पे रूट्स दिखाओ भाई, यहाँ पे अभी देखो प्लांट कहाँ पे, यहाँ पे ना, लेकिन इसके रूट्स देखो कहाँ तक आए हैं। ये देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद रूट दिख रहे हैं ना भाई, ये देखो कैमरा में दिख रहे हैं, ये देखो कहाँ पे आए। देखो छोटे छोटे वाइट रूट्स पहले ग्रो करते हैं। वाइट रूट्स ये जितने लंबे जाते हैं दूर, फिर ये मोटे हो जाते हैं नीचे अंदर रूट्स, और ये पकड़ बना ले। तो बेड का फायदा ये होता है। और यही सपाट जमीन पे आप लगाएंगे तो ऐसे रूट्स नहीं आएंगे। ये देखो नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। और ये रिजल्ट है माइकोराइजा का दोस्तों। शुरुआत में माइकोराइजा जो दिया है, ये माइकोराइजा यही काम करता है, ये जो व्हाइट रूट्स है इसको बढ़ाता है। ये देखिए माइकोराइजा बैक्टीरिया है दोस्तों, जमीन के अंदर जो कनेक्शन की प्रणाली वो मेंटेन रखता है और सारा जगह का न्यूट्रिशन खींच के जो है प्लांट्स को देता है। जितना नीचे मैं जाऊंगा उतना यहाँ पे जड़ें आपको दिखाई देंगी। ये देखिए। तो दोस्तों ये बारीक बारीक बातें मैं आपको इस पपीते की खेती में बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है। मॉइस्चर का भी बात कर रहा था मैं, इतना ही मॉइस्चर रहना चाहिए। जब जब मॉइस्चर 30, 35, 40% के आसपास आता है, वो हमें चेक करना है कितना सूखा है हमारा ज़मीन। उसके बाद हमें फिर पानी देना होता है। पानी इसको अगर आप हफ्ते में 2 बार देंगे तो बहुत है, आपके ज़मीन के अनुसार डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ ज़मीन का रिटेंशन है 129 के 30 के आसपास, यानी कि हमें हफ्ते में 2 बार पानी देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे पानी का लीच आउट जल्दी हो जाता है। जितना जल्दी लीच आउट हो जाता है उतना हमें पानी देना पड़ता है। तो आपके ज़मीन के अनुसार पानी आपको देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सॉइल सेंसर डाल लीजिए, या रोज़ खेत में जाते तो रोज़ देखिए आपके रूट्स क्या मॉइस्चर पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी अब मैंने दिखाया कितना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। ये मिट्टी को हाथ में लीजिए, स्क्वीज़ कीजिए। हाथ के ऊपर ज़्यादा पानी लग रहा है तो समझिए बहुत ज़्यादा पानी है। हाथ के ऊपर पानी नहीं लग रहा है, कितना % पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो चेक कीजिए और सीखिए पानी देना। क्योंकि इरीगेशन 50% रोल निभाता है हर फसल में। किसी किसी फसल में 70%, 80% रोल निभाता है। वाटर सोल्यूबल क्या देना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो भी मैंने नोट करके रखा है। 1-1.5 जब महीना हो जाता है तो उसके बाद हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर स्टार्ट करने हैं। उसमें हमें क्या करना है, पहले 6 महीने उसका रेशो होता है दोस्तों। पहले 6 महीने हमें पोटैश की मात्रा 45% रहनी चाहिए, फास्फोरस की 45%, नाइट्रोजन की 10%, ऐसे हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स देना है। उसके बाद 6 महीने होने के बाद उसके नेक्स्ट 6 महीने में नाइट्रोजन 10%, नाइट्रोजन हमें कम देना है। नाइट्रोजन 10 ही देना है हमेशा, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने। फास्फोरस हमें दूसरे 6 महीने में फिर कम करना है, 45 से 35 करना है, और पोटैश हमें 65% करना है। यानी कि दूसरे 6 महीने में हमें नाइट्रोजन 10, 35, 65, और ये हम कंटिन्यू पूरे 1 साल आगे रख सकते हैं, जो मैंने दूसरे 6 महीने में बताई है। यानी कि दोस्तों हमारे मार्केट में जो है वाटर सोल्यूबल ग्रेड्स आती है 19-19, 12-61, 0-32-34, 13-40-13, तो इनको हमें देना पड़ता है। तो इनको कैसे देना है
महीने में 2 बार मैक्सिमम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, वो भी पुश करने के लिए। तो ये न्यूट्रिशन है दोस्तों। ये सारे न्यूट्रिशन आपको कब देने हैं, कैसे देने हैं, इसके बारे में सीखना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर दे सकते हैं। और आखिरी के 4 महीना में आपको एक बता देता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। नाइट्रोजन 5%, फॉस्फोरस 5% और 90% पोटैश। इस हिसाब से आप फर्टिगेशन का प्लान आपका कर सकते हैं। मैंने आपको रेशो बता दिया है। न्यूट्रिशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दोस्तों 1.5 साल में 20,000 की 25,000 के आसपास खर्चा करना है। बेसल डोज में 20-25,000, 50,000 आपका यही न्यूट्रिशन और बेसल डोज में खर्चा हो जाएगा। मल्चिंग पेपर में मैंने 10-12 हज़ार बताया, प्लांट में 10,000 बताया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप खर्चा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये बहुत ही दिल से बतानी है, वो है इसको पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है फसल के मेन स्टेम पे जड़ के पास में सड़न लगती है और सड़न से फसल खराब हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ है, भाई पास से दिखाना तो थोड़ा, तो ये देखिए, तो यहाँ पे बोर्डो पेस्ट नहीं लगाया गया था ठीक से, तो इसकी वजह से ये सड़ गया और ख़राब हो गया और ये काफ़ी टाइम हुआ इसको गिरे हुए, तो ऐसे ये हो जाता है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत पपीते की खेती में यही है कि यहाँ पे सड़न लगना, अलग अलग प्रकार के फंगस लगना। इसके लिए महीने में आप 1-2 बार ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास अगर ड्रिप से छोड़ते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फल मक्खी बहुत इसमें परेशान करती है, तो ऐसे ट्रैप लगाने पड़ते हैं। ये अभी यहाँ पे रखा था, तो ये मार्केट में जाके आप दुकानदार से कहेंगे कि फल मक्खी के लिए ट्रैप दीजिए, तो वो दे देगा। ये देखिए, जो छोटे छोटे जो सेटिंग होता है फ्लावर का, फ्लावर के सेटिंग के बाद जब पपीता बनने लगता है तो ये फल मक्खी बहुत परेशान करती है, तो उसके लिए ऐसे ट्रैप लगा देंगे आप, तो फल मक्खी से आपको समाधान मिल जाएगा वहाँ पे और आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी देखिए एक प्लांट यहाँ पे सूखा है, अब ये अंदर से पूरा खोखला होगा। अगर मैं इसको ये मोड़ता हूँ तो ये देखिए मुड़ गया, ये देखिए सड़न यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको यही दिक्कत है, एक तो सड़न लगती है, नीचे से इल्ली लगती है नीचे से, इसीलिए मैंने बोला कि बिवेरिया मेटाराइजम और वर्टिसिलियम पहले ड्रेंचिंग दीजिए और ड्रेंचिंग देने के बाद हर 2 महीने बाद आप 1-1 लीटर उसको ड्रिप से भी छोड़ेंगे तो ये नीचे से कीड़े भी नहीं लगेंगे और फंगस भी नहीं लगेगा। और जब जब आप इसको सपोर्ट देते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी नाली लग जाती है, यहाँ पे सपोर्ट देते समय ज़्यादा गहराई मत कीजिएगा, जड़ें टूट जाएगी और ये प्लांट गिर सकता है। ये देखिए यहाँ से उठा के इसको मिट्टी लगाया तो बीच में वैसे ही रह गया, पावर टिलर रिवर्स में चलाया। और 2 ड्रिप इरिगेशन मैंने इसलिए बोला था, ये देखिए यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन इधर है, ये देखिए, और एक ड्रिप इरिगेशन इधर है, ये देखिए 2 ड्रिप इरिगेशन दोनों साइड में है। ये देखिए दोनों साइड से दोनों जड़ों के लिए पानी गिरता है। और जैसे जैसे पपीता का प्लांट ऊपर 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 जाता है तो ये मोटाई बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए और पपीता लगते लगते जाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 5 फीट का हो गया और फिर पपीता लग रहा है, ऐसा कोई नहीं दोस्तों। यहीं से पपीता सेट होते हुए जाना चाहिए, यहाँ से ऐसे हार्वेस्टिंग रहेगा, धीरे धीरे ऊपर तक ऐसे पपीता निकलते हुए जाना चाहिए। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो गया है। इस फसल को ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो ये सेटिंग नहीं होगा कभी। जो मैंने रेशो बताया वो रेशो में जाएगा तो वो बेस्ट है। फॉस्फोरस और पोटेश ही ज्यादा इसको लगता है, इसके लिए भी पोटेश लगता है और जड़ों के लिए फॉस्फोरस लगता है। नाइट्रोजन इसको बहुत ही कम लगता है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मल्चिंग पेपर पहले था, उसको निकाल दिया है, निकाल देने के बाद इसको मिट्टी लगा के सपोर्ट दिया है। और जो मैं बोर्डो पेस्ट लगाने के लिए आपको बोल रहा था वो यहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे लगाइए और मिट्टी उठा दीजिए तो उसको सीधा मिट्टी नहीं लगेगा और यहाँ पे सड़न नहीं आएगी। बोर्डो पेस्ट आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, यूट्यूब पे कैसे बनाना, तो आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा इजीली। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ है जो परेशान करता है मैं आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ और उसका सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। इसमें रेड माइट बहुत परेशान करता है, मिलीबग परेशान करता है। इसके ऊपर सफेद सफेद कलर का जो एक छोटा सा कीड़ा होता है मिलीबग, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा तुरंत। उसके बाद लीफ कर्ल यानी कि पत्तियां तिरछी होना, और उसके बाद पाउडर मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू यानी कि पत्ती के ऊपर की तरफ पाउडर की तरफ आता है। ये 4 चीजें इसमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। और उसके बाद जो है वायरस, वो बहुत परेशान करता है। वायरस जो है थ्रिप्स से, एफिड से, जेसिड से, इससे आता है। और जो सकिंग पेस्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ जहां से स्प्राउटिंग हो रहा है वहां पे बहुत परेशान करते हैं। मैं स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे रेड माइट के लिए, एफिड के लिए, जेसिड के लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए और पाउडर मिल्ड्यू के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना है डाल दे रहा हूँ। और एक बेसिक सिंपल फंडा बताता हूँ दोस्तों, महीने में एक स्प्रे सुडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस और उसके साथ बिवेरिया मेटाराइजम और वर्टिसिलियम और उसके साथ एक कोई भी केमिकल बेसिक डाल दीजिए। ये 4 का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। सुडोमोनास जो है प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से लेना है, बैसिलस सबटिलिस प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से लेना है, बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आता है प्रति लीटर 5 ml। और कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लैम्बडा साइलेथ्रिन लीजिए या कोई भी इमिडाक्लोरोपिड लीजिए थ्रिप्स के लिए, ये चारों मिक्स कीजिएगा। महीने में इसका एक स्प्रे दीजिए केवल, आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ये मैंने जो आपको बताया बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, इसके बाद मैंने आपको जो बताया कि सुडोमोनास है, बैसिलस सबटिलिस है। बैसिलस सबटिलिस जो है अलग अलग प्रकार के खराब फंगस के लिए काम करता है, खास करके पाउडर के लिए बैसिलस सबटिलिस अच्छा काम करता है। सुडोमोनास जो है अलग अलग प्रकार के फंगस के लिए काम करता है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेगा। आपका ये पपीता जो है रेसिड्यू फ्री रहेगा दोस्तों, ये बेस्ट रहेगा खाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। रेसिड्यू
फ्री कह के आप बेच सकते हैं। रेसिडू फ्री यानी कि दोस्तों इसमें केमिकल का अंश नहीं रहेगा। दोस्तों वैसे भी ये फसल 7 महीने बाद हार्वेस्टिंग पे चालू होती है, तो वैसे भी इसमें रेसिडू नहीं रहता है। लेकिन जो भी आप केमिकल स्प्रे करते हैं मार्केट से मोलेक्यूल, कोई भी आप दवा छिड़कने के लिए आते हैं तो उसके डब्बे के ऊपर, बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि ये मोलेक्यूल इसमें है, तो वो पढ़िएगा, मोलेक्यूल केमिकल पढ़िएगा, केमिकल का नाम। दोस्तों देखिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल भी आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल में भी आता है, ब्यूवेरिया, मेटाराइजम, वर्टिसिलम, बैसिलस thuringiensis, ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं, वो आप जाके देखिएगा। आप एसटीपी इंजन से भी स्प्रे ले सकते हैं, आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की नोजल भी लगा सकते हैं, क्योंकि बीच से जो है 7 फीट जगह रहती है मिनिमम, आपने रखा होता है तो 8 फुट से ट्रैक्टर अच्छे से चल जाता है। अब ये डिसीज पेस्ट का इतना ही है दोस्तों। अब मैं आपको आगे हार्वेस्टिंग का बताता हूँ, हार्वेस्टिंग कैसे करना है। हार्वेस्टिंग करते समय आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे ये हल्का पट्टा आ गया, 7 महीने बाद ऐसे पट्टा आपको दिखने लगेगा येलो येलो, तो इसको आप ऐसे बस सिंपल निकाल सकते हैं। ये देखिए निकल गया। अब इसको जो है पेपर से केवल रैप किया जाता है, रैप करके क्रेट में भर के उसको मार्केट में भेजा जाता है, या तो डायरेक्ट भी गाड़ी में भरा जाता है, और ये ऐसे ही कच्चा ही किया जाता है। मार्केट पहुंचते पहुंचते 24-48 घंटे के अंदर ये पूरा पीला हो जाता है। और हार्वेस्टिंग करते समय इसको आराम से निकालना है, पेपर के नीचे बेड के ऊपर रखना है, वहीं पे पेपर से रैप कर देना है और सीधा भरना है। या तो आप बाहर निकाल के भी रैप कर सकते हैं, लेकिन इसको जितना कम हाथ में लेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि मार्केट जाते जाते इसका क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए। और ये पक जाता है बहुत ही अच्छा दोस्तों। मैंने शुरुआत में कट करके आपको दिखाया, खा के भी दिखाया, प्लांट पे ही वो पक गया था। ऊपर भी पक सकता है, लेकिन इतना कच्चा आप मार्केट में भेजेंगे तो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। मार्केट में ये 24 घंटे 48 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर नॉर्मल आप जो है गाड़ी से भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक प्लांट जो है कितना उत्पादन देता है। अगर हेल्दी प्लांट है ऐसा वाला, ये देखिए कितना इसमें लगा है, ऊपर अभी फूल भी लग रहे हैं। एक प्लांट कम से कम आपका उत्पादन देता है 50 किलो दोस्तों। जी हाँ, अगर 1 एकड़ में 1000 प्लांट आखिरी तक बचते हैं, ऐसे कुछ खराब हो गए, कुछ सड़ गए, बाई चांस आपका मैनेजमेंट आपका पहली बार अच्छा नहीं, आपको सीखने में साल गया पहला, 1000 प्लांट बच के उसमें हर प्लांट को 50 किलो निकालते हैं तो 50 टन यानी कि 50,000 किलो ईल्ड निकलेगा दोस्तों। 50,000 किलो ईल्ड अगर 10 रुपए से भी गया दोस्तों तो आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 50,000 किलो निकल गया, इंटू 10 रुपए से गया तो ये हो गया 5 लाख। ये देखिए अगर 50,000 किलो यहाँ पे हो गया, ये गया आपका 20 रुपए से एवरेज रेट, तो 10 लाख रुपए हो गया। 50,000 किलो हो गया आपका, और ये 30 रुपए से गया तो 15 लाख रुपए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल में अगर 30 रुपए से भी गया, एवरेज रेट में बोल रहा हूँ, अगर 10 रुपए से भी गया तो 5 लाख रुपए हो जाएगा 1.5 साल में दोस्तों। जी हाँ, उससे पहले भी हो सकता है। हार्वेस्टिंग कैसे होता है, आपका प्लांट की ग्रोथ कितनी है, आपके यहाँ का वातावरण कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये 50 टन आपको निकालने के लिए 14 महीना तो लग ही सकता है, 13-14 महीना, और 7 महीने से बाद उसके बाद 4-5 महीना आप कंटिन्यू इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बस अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। अब खर्चे की बात करें तो आपका पूरा होल लाइफ साइकिल में खर्चा कितना होगा। अगर आप फार्मिंग में नए हैं, फर्स्ट टाइम करने जाते हो तो आपका खर्चा 3 लाख के आसपास होगा। लेकिन आप अच्छे से कॉस्ट कटिंग करते हैं तो 2.5 लाख के अंदर आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसको महीने में केवल 2 स्प्रे, न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया सिंपल रखना है, वैसे ही बेसल डोज बताया मैंने, वो धीरे धीरे लगता है, वैसे ही सिंपल रखना है। अगर 3 लाख रुपए हम मोटा मोटा भी पकड़ लें और वही 20 रुपए से गया तो हमारा 10 लाख होगा। 3 लाख निकाला तो 7 लाख रुपए बचेगा दोस्तों हमें 1.5 साल के अंदर। मैं बोलता हूँ 12-13 महीने में अगर हमने टारगेट अचीव किया 1 साल के अंदर, लगभग साल भर में हमें 7 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बचेगा। जी हाँ, और 30 रुपए 40 रुपए रेट मिलेगा तो और अच्छा पैसा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा पैसा देने वाली फसल है दोस्तों। मैंने 50 किलो बोला है, कम से कम 70 किलो तक ले जाने वाले लोग हैं। 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 70 किलो से अगर जोड़ लो 1000 प्लांट का तो 70,000 किलो हो जाएगा। 70,000 किलो 20 रुपए से गया तो 14 लाख रुपए हो जाएगा आपका। तो डिपेंड्स करता है कि उत्पादन कैसा है। लेकिन ये कमाल की कैश क्रॉप है दोस्तों। इसमें सीखना अच्छे से, अगर अच्छे से सीखा तो तामझाम नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से सीखा नहीं है तो आपको लगेगा यार बहुत ये तामझाम वाली फसल है, बहुत हेडेक देती है, वायरस आ जाता है, प्लांट खराब हो जाते हैं। आपको अगर प्लांटेशन का टाइमिंग, न्यूट्रिशन का टाइमिंग, मैनेजमेंट सब कुछ अच्छे से किया, आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग हो चुका है, लगभग 40 टन के आसपास हार्वेस्टिंग हुआ है। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से 20 टन तो आराम से है। पूरे हर एक प्लांट पे देखा जाए तो भरा हुआ मुझे दिख रहा है, कहीं पे ऐसे क्लीन पूरा खाली प्लांट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 60 टन भी निकल गया तो बहुत अच्छा पैसा होगा। यहाँ पे 20 रुपए प्लस से बहुत माल गया है यहाँ पे जो यील्ड निकला है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये हमारा ये पपीता का एपिसोड हम अब यहीं पे खत्म करते हैं। आप प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए ये सीरीज का एपिसोड आपको कैसे लगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में दोस्तों, तब तक कैश क्रॉप की खेती करते रहिए और पैसा कमाते रहिए।